गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट की क्लास चल रही थी जिसमें हमने क्या स्टार्ट कर रखा था, ऑप्टिक्स। उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे थे और वो हमने कंप्लीट भी कर लिया था। यहाँ लिख लेते हैं अपना सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स। अब बात करेंगे हम उस यूनिट के क्वेश्चन के बारे में कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, उनके सॉल्यूशन क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, विवर्तन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखिए बुक उठाइए आपकी और उसमें सब क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ कहाँ से पूछते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। एक क्वेश्चन है, चलो बोल के बता देता हूं मैं। कहाँ गया? समान झुकाव की फ्रिंजे एम हेड इंजर फ्रिंजे क्या होती है? तो आपने जो पीछे किया था ये रहा, माइकलसन और न्यूटन फ्रिंजे, ये इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो इसने घुमा के पूछा है, थोड़ा सा नाम चेंज कर लिया है, बस बात वही है, दोनों में डिफरेंस करवा रहा है, न्यूटन में और माइकलसन में। तरंगाग्र विभाजन एवं आयाम विभाजन में क्या अंतर है? ये भी आप लोगों को करवा रखा है मैंने। तरंगाग्र विभाजन प्रकाश की तरंग का विभाजन होता है और इसमें तरंगाग्र के आयाम का विभाजन होता है। तो इन दोनों के डेफिनेशन और इन दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। ये 2016 में पूछे गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं, यानी कि 3 से 5 के बीच में। मार्क्स की बात करें इनकी 3 to 5। अब बात करते हैं आगे, पतली फिल्मों में व्यतिकरण को समझाइए। तो फिल्म में हमने व्यतिकरण किया ही था, यूं ले जाके यूं कैसे भी करके। जैसे पतली फिल्मों में व्यतिकरण को समझाइए। परावर्तित एवं पारगमित किरणों में समपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण की शर्तों को व्युत्पन्न कीजिए। समपोषी के लिए पतांतर का मान देखा ही था, n लैम्डा, और उसके लिए पतांतर का मान 2n ± 1 λ/2। पारगमित के लिए क्या होगा, ये एक्स्ट्रा पतांतर। परावर्तित के लिए क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा पतांतर मिलता है, इनकी -λ/2 मिलता है, और उसमें हमें λ/2 नहीं मिलता है। अब बात करते हैं सिद्ध आयाम विभाजन में कालिक कला संबंध तथा तरंग विभाजन में स्थानिक कला संबंधता आवश्यक है। तो ये आयाम विभाजन को बता रहा है। तो आयाम विभाजन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पीछे पूछा था, अभी दोबारा तो पूछा नहीं, लेकिन फिर भी ये आपको आयाम का विभाजन करवा रहे हैं, यानी कि आयाम वाला जो पूरी डेफिनेशन है वो करनी है आपको। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे जो पूछा है इसने, इसमें इसने पूरा पूछ लिया पतली फिल्मों में। फिल्मों में व्यतिकरण, पतली फिल्मों में व्यतिकरण जो किया था परावर्तित और पारगमित के लिए। और इसके बाद इसने फनाकार फिल्मों में व्यतिकरण को समझाइए तथा फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फनाकार यानी कि समझ गए, जिसमें फान कोण वगैरह ये बनते हैं। इसके बाद में न्यूटन वेले भी आपको पढ़ा दी। इसके बाद में न्यूटन वेले की एप्लीकेशन पूछा इसने। न्यूटन वेले का निर्माण कीजिए, न्यूटन वेले को बताना है, और उसमें म्यू अपवर्तनांक को ज्ञात कीजिए। तो ये एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन शायद लास्ट वाली थी ये न्यूटन वेले में, तो ये भी कर लेंगे आप लोग। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, इसमें भी न्यूटन वेले के में पूछा हुआ है, दीप्त अदीप्त फ्रिंजों का व्यास, मतलब
इसने क्या क्या पूछा है, जो सेकंड क्वेश्चन है न्यूटन वाला पूछिए और इसकी एप्लीकेशंस पूछिए, एप्लीकेशंस पूछिए, ठीक है। और इसके बाद में फिर इसने न्यूटन वाले का पूछा है, तो इससे क्या पता चले, एक तो न्यूटन वाला यहाँ लगा लेते हैं मोस्ट इस यूनिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, न्यूटन वाले से। और जो मैंने इंटरफेरेंस के आपको पहले बता ही दिए थे व्यतिकरण के क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम व्यतिकरण को, यानी कि ये व्यतिकरण के एप्लीकेशन है, तो इन्हीं की बात करेंगे, किन किन चीज़ों से हमने व्यतिकरण किया, बस ये बात करेंगे। अब न्यूटन आ गया, उसके बाद में माइकलसन व्यतिकरण मापी पे पूछा हुआ है इसका क्वेश्चन। क्या पूछा है इसने कि इसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत लिख देंगे आप लोग। फिर इसने फ्रिंजों की आकृति पूछी है जो ज्ञात करवा रखी है मैंने आप लोगों को, और उसके अंतर्गत इसने वो प्रतिबंध पूछे हैं कि प्रतिबंध आता है ना दीप्त फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए, तो वो करने आपको प्रतिबंध यहाँ पे। इसके आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा इसने, माइकलसन व्यतिकरण मापी की बनावट कार्य प्रणाली को लिखिए और एक वर्णी पर तरंग दैर्घ्य ज्ञात करवा रहा है, पतली फिल्म अपवर्तनांक ज्ञात करा रहा है और तरंग दैर्ध्यों के अंतर ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो ये भी माइकलसन, फिर माइकलसन पूछ लिया, फिर इसने माइकलसन पूछ लिया, फिर माइकलसन, फिर से माइकलसन, फिर से क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, फिर आ गया परावर्तित प्रकाश पतली फिल्मों में। तो 3 क्वेश्चन हो गए अपने, न्यूटन वाला, पतली फिल्म और माइकलसन। ये तीनों हो गए। इन तीनों के होने के बाद में क्या है, देखिए इसके बाद में कोई क्वेश्चन पूछा है आपको, यही पूछ रखे हैं। तो क्वेश्चन पूछता है तो आपको इन तीनों में से पूछता है, जो बड़े क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछता है। इनमें अलग अलग पूछ लेता है, पतली फिल्म में भी पूछता है, इनमें पूछता है, इनमें पूछता है, इनकी व्याख्या, इनके डायग्राम और इनके जो एप्लीकेशंस है वो पूछता है। इनके जो ये प्रतिबंध है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज वाले, वो इनके पतांतर। तो क्या करना है, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है और साथ में व्यतिकरण को भी पढ़ना है। तो इस यूनिट में से 3 यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और व्यतिकरण में से पूछेगा, ठीक है। और एक बार आपको व्यतिकरण के लिए भी बता देता हूँ मैं, व्यतिकरण के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो। इसने पूछ रखा है, ये क्या क्या पूछा है इसने, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग वाला, ये पूछा है इसने। तो ये इसमें तो कुछ नहीं पूछा ज़्यादा क्वेश्चन। कला सभ्यता, इनके बारे में पूछे, नॉर्मली डेफिनेशंस पूछिए इनके लिए। तो आपको क्या करना है, तीनों ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्या करना है, तीनों ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब अपनी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम, फ्रेनेल विवर्तन। तो बात करते हैं हम किसकी, फ्रेनेल विवर्तन की बात करते हैं। और फ्रेनेल विवर्तन के अंदर क्या पढ़ते हैं, पहले तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब निकाल लीजिए अपना चैप्टर नंबर 3, फ्रेनेल विवर्तन।
ये मैं साफ कर देता हूँ, तब तक आप इधर लिख दीजिए यूनिट सेकंड। डालिए विवर्तन। विवर्तन होता क्या है पहले तो ये देख लो। प्रकाश किरणें होती है अपनी, जो किसी अवरोधक या फिर द्वारक से मुड़ जाती हैं, तो इसी जो प्रकाश की घटना होती है, ये प्रकाश तरंगों के किसी अपारदर्शी अवरोधक से तीक्ष्ण किनारे पर मुड़ने को या वस्तु की ज्यामिति छाया क्षेत्र में फैलने को प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। और विवर्तन दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? फ्रेनेल ने जो ये विवर्तन दिया था वो वाला, एक फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है? प्रकाश स्रोत पास पास रखे होते हैं। विवर्तन कितने प्रकार का हो गया? विवर्तन हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो फ्रेनेल का विवर्तन और दूसरा फ्रॉन, आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है? प्रकाश स्रोत पास में होते हैं और इसमें प्रकाश स्रोत कैसे होते हैं? अनंत या दूर होते हैं, असीमित होते हैं। जिनके क्या होते हैं? इनमें तो लिख लीजिए पास होते हैं, जैसे ये भी लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। और इसमें जो प्रकाश स्रोत होते हैं कैसे होते हैं? दूर होते हैं। तो अभी हम चर्चा करते हैं विवर्तन के बारे में, फिर इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए, थोड़ी सी इसकी व्याख्या है विवर्तन की घटना। ये विवर्तन डालिए हेडिंग और नीचे लिखिए व्याख्या। विवर्तन की घटना के बारे में लिखिए। विवर्तन की घटना के बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक ने 1665 में बताया। वैज्ञानिक ने विवर्तन की घटना की संपूर्ण व्याख्या नहीं की। समझ रहे आप लोग क्या कह रहे हैं? कि एक वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश की घटना के बारे में, ये विवर्तन के बारे में बताया, लेकिन उसने संपूर्ण व्याख्या नहीं की। इसके बाद में ऐसे एरो डाल के लिखिए। एक वैज्ञानिक था जिसने 1665 में विवर्तन के बारे में बताया, लेकिन उसने उसकी संपूर्ण व्याख्या नहीं की, यानी कि कुछ कमियां छोड़ दी, संपूर्ण व्याख्या नहीं की, कुछ कमियां छोड़ दी। फिर उसके बाद में आया कौन? फ्रेनेल। फ्रेनेल ने क्या क्या किया वो देखते हैं। तो लिखिए, फिर आगे चलते हैं। फ्रेनेल वैज्ञानिक ने 1818 में विवर्तन की घटना की संपूर्ण व्याख्या की। विवर्तन की घटना की संपूर्ण व्याख्या की। विवर्तन को फ्रेनेल ने हाइगेन तरंगाग्र के सिद्धांत से परिभाषित किया। क्या किया विवर्तन ने? विवर्तन को कैसे परिभाषित किया? हाइगेन का जो तरंगाग्र की सिद्धांत था उसके आधार पर क्या बताया इसने? विवर्तन की को परिभाषित किया इसने विवर्तन को। फ्रेनेल के अनुसार विवर्तन का अर्ध मुड़ना। फ्रेनेल के अनुसार विवर्तन का अर्थ क्या होता है? मुड़ना। इसने क्या बताया? विवर्तन का मतलब क्या होता है? मुड़ना या विचलन। ठीक है, जैसे प्रकाश किरण आई, किसी से टकराई और मुड़ गई, इसको क्या बोलते हैं? विवर्तन। चलिए आगे चलते हैं, एरो लगाइए। ध्वनि स्रोत के सामने एक अवरोधक रख दिया जाता है।
अब हम यहाँ क्या करें, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ध्वनि स्रोत, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो, एक ध्वनि स्रोत के सामने एक अवरोधक रख दिया जाता है, तो अवरोधक के पीछे ध्वनि प्राप्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्य जीवन में यह घटना प्रेक्षित होती है। ये तभी संभव है, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि ध्वनि स्रोतों के सामने एक अवरोधक रख दिया जाता है तो अवरोध के पीछे ध्वनि प्राप्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामान्य जीवन में यह घटना प्रेक्षित होती है। यह तभी संभव है जब ध्वनि तरंगों का अवरोधक के किनारों से विचलन हो। ध्वनि तरंगों का यह विचलन ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि का विवर्तन। जैसे हम अंदर कमरे में बैठे हुए हैं और दरवाज़ा बंद है, ठीक है, तो हम आवाज़ लगाते हैं और वो बाहर पहुंच जाती है। या फिर जैसे हम अंदर बैठे हुए, मम्मी खाने के लिए आवाज़ लगाती है ना कि आजा भाई खाना खा ले, बेटे आजा खाना खा ले, तो आवाज़ हमें सुनाई दे जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे दरवाजे होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो अवरोधक का काम करते हैं, तो उनसे ध्वनि टकराती है, मुड़ती है, उनका विवर्तन होता है और हमें सुनाई देती है। लेकिन उसी जैसे सेकंड हम ले प्रकाश, जैसे आपने एक टॉर्च जलाई, तो टॉर्च का जो रोशनी है दूसरी तरफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसका विवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विवर्तन। क्यों नहीं होगा वो देखिए। तरंग दैर्घ्य की कोटि फर्स्ट डालिए, इसमें तरंग दैर्घ्य की कोटि, इतनी कोटि का तरंग दैर्घ्य होगा तो उसका विवर्तन होगा, या फिर नहीं है तो फिर दैर्घ्य तो लिखा ही नहीं, तरंग दैर्घ्य की कोटि। चलो देखो, माना तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, तरंग दैर्घ्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? लैम्डा। वह अवरोधक का आकार डी है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और अवरोधक का आकार डी है, तो हमें लैम्डा कैसी होती है? फिर अवरोधक के समानुपाती। लिखिए, अब नीचे लिखिए थोड़ा सा। सामान्य जीवन में ध्वनि का विवर्तन प्रेक्षित हो जाता है क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य 1 मीटर कोटि की होती है। सामान्य जीवन में ध्वनि का विवर्तन प्रेक्षित हो जाता है क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य 1 मीटर कोटि की होती है और सामान्य अवरोधकों का आकार भी इसी कोटि का होता है। जो अवरोधक होते हैं ना, इनकी लैम्डा, ये देखो, यही तो लिखा है हमने, तरंग दैर्घ्य की कोटि। तो जो ध्वनि तरंगें होती है उनकी कोटि कितनी होती है? 1 मीटर कोटि की होती है। और जो सामान्य अवरोधक होते हैं अपने, उनकी कोटि भी कितनी होती है? इसी कोटि के होते हैं वो। लेकिन प्रकाश का विवर्तन सामान्य प्रेक्षित नहीं होता है, लेकिन प्रकाश किरणों का सामान्य विवर्तन प्रेक्षित करना जटिल है, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻⁻7 मीटर कोटि की होती है, जिसके अवरोधक बड़ी मुश्किल से मिलते हैं या फिर बनाने बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या? विवर्तन के बारे में। और विवर्तन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट लिखिए, ये फ्रेनेल विवर्तन और ये फ्राउनहोफर। सेकंड कौन सा? फ्राउनहोफर विवर्तन, ये सेकंड है अपना। और इसमें फ्रेनेल में तो क्या होता है, ये मैंने पहले बताया, इसमें प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? पास में होते हैं, और इसमें प्रकाश स्रोत दूर होते हैं। और इसमें जो अवरोधक होता है और पर्दे, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो सीमित रहती है, लेकिन इसमें अनंत भी कह सकते हैं या फिर असीमित होती है, कि इनकी डिस्टेंस असीमित होती है। किससे? प्रकाश स्रोत से। अब फर्स्ट लिख लीजिए अपना फ्रेनेल विवर्तन, ये मिटा देता हूँ मैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे फ्रेनेल विवर्तन के बारे में। और फ्रेनेल विवर्तन के बारे में थोड़ी सी उसकी थ्योरी लिखेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसको हटाइए, विवर्तन को भी। अब बात करेंगे हम फ्रेनेल विवर्तन के बारे में। इसका
इसका डायग्राम बनाएंगे। फ्रेनल विवर्तन लिखिए, इसमें थोड़ा सा लिखिए। वह विवर्तन जिसमें अवरोधक से प्रकाश स्रोत और पर्दे की दूरी सीमित हो। वह विवर्तन जिसमें प्रकाश स्रोत से पर्दे व अवरोधक की दूरी सीमित हो फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। फ्रेनल विवर्तन में तरंगाग्र बेलनाकार, इसमें कैसे प्राप्त होते हैं? तरंगाग्र बेलनाकार और गोलीय प्राप्त होते हैं। फ्रेनल विवर्तन में तरंगाग्र बेलनाकार या गोलीय रूप में उपस्थित होते हैं। बेलनाकार या गोलीय रूप में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रेनल विवर्तन की। ये एक बार समझने के लिए, ये प्रकाश स्रोत है, ये अवरोधक लगा हुआ है, तरंगाग्र है, ये सब डायग्राम देखिए चित्र में। ये अपना कोई पर्दा है, ये इस पर आपतित हो रहा है, ये क्या है? तरंगाग्र। ठीक है, समझ गए? यहाँ से प्रकाश स्रोत से ये तरंगाग्र उत्सर्जित होगी, द्वारक के द्वारा ये कहाँ पर जाएंगी? पर्दे पे आपतित हो जाएंगी। और इसमें क्या होता है? जो ये द्वारक होता है या अवरोधक बोल देते हैं, अवरोधक और ये पर्दे, इन दोनों की डिस्टेंस कैसी होती है? प्रकाश स्रोत से सीमित, यानी कि कांस्टेंट होती है। और जब हम उसमें क्या करते हैं, प्रकाश स्रोत आ रहा है यूँ, ये आ रहा है प्रकाश स्रोत, यहाँ से टकरा कर यूँ घूम गया, यहाँ पे लगा दिया हम एक लेंस, उत्तल लेंस, क्या करेगा? इनको ले जाके एक पर्दे पे आपतित कर देगा। ये लो, क्या कर दिया इसने? ये अनंत से प्रकाश आ रहा था हमारे पास, इसने हमने अवरोधक लगाया, अवरोधक ने इसको यहाँ घुमाया, इसने हमने क्या किया? यहाँ पे एक लेंस लगा दिया, और ये कौन सा है? उत्तल लेंस, जो इनको क्या करेगा? इकट्ठा करके यहाँ डालेगा। और ये क्या है? अपना पर्दा। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये तो है फ्रेनल वाला, और ये है फ्रॉनहोफर विवर्तन उसके लिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे किसकी? फ्रेनल विवर्तन की। तो एक बार ऐसा करना, इसकी डेफिनेशन लिखी ली, एक बार इसकी भी डेफिनेशन लिख लो। फ्रॉनहोफर विवर्तन वह विवर्तन जिसमें अवरोधक से प्रकाश स्रोत व पर्दे की दूरी अनंत व अपरिमित है। वह विवर्तन जिसमें अवरोधक से प्रकाश स्रोत व पर्दे की दूरी अनंत हो या फिर असीमित हो, कौन सा विवर्तन कहलाता है? इस फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाता है। इस विवर्तन में तरंगाग्र समतल के रूप में उपस्थित होते हैं। कैसे उपस्थित होते हैं? समतल के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम फ्रेनल विवर्तन के बारे में। अब पर्सनली इसको हैंडल करते हैं, किसको? फ्रेनल को। ये तो हम दोनों की बात कर रहे थे। और हाँ, अगर मेरा डायग्राम थोड़ा गंदा हो तो बुक में अच्छा बना रखा है, तो आप बुक में से अच्छा सा डायग्राम बनाएं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था आप लोगों को। ठीक है, अब लिखिए, ये तो डाल ही रखा है, इसके आगे लिख लेना आप, ब्रैकेट लगा रखे, फ्रेनल के अर्ध आवर्ती कटिबंध। फ्रेनल विवर्तन के अर्ध आवर्ती कटिबंध। अब इसमें क्या करना है अपने को? थोड़ी सी थ्योरी है, वो लिखते हैं। फ्रेनल ने विवर्तन के हाइगेन तरंग सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया। लिखिए, फ्रेनल ने विवर्तन को हाइगेन तरंग सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया। तरंगाग्र सिद्धांत के अनुसार, तरंगाग्र सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया। और तरंगाग्र सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तरंगाग्र सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में उपस्थित होता है। तरंगाग्र सिद्धांत क्या कहता है हमें? कि प्रकाश कैसे उपस्थित होता है? तरंगाग्र के रूप में उपस्थित होता है। आगे लिखिए, और तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीय प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीय प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। द्वितीय प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली तरंगें द्वितीय तरंग कहलाती हैं। सही है, समझ गए? तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे तरंगाग्र पर चारों तरफ, ये तरंगे तरंगाग्रों पर चारों तरफ तरंग ऊर्जा को फैला देती हैं। क्या करती है? तरंग ऊर्जा को फैला देती है, जिसके कारण ये वलय का निर्माण होता है। जिसके कारण एक वलय का निर्माण होता है। ये वलय फ्रेनल कटिबंध कहलाते हैं।
ये क्या कहलाते हैं, ये जो वलय बनते हैं ये कौन से के वलय कहलाते हैं, फ्रेनल कटिबंध कहलाते हैं। फ्रेनल कटिबंधों को अर्ध आवर्ती कटिबंध भी कहते हैं। जो फ्रेनल के कटिबंध बनते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, अर्ध आवर्ती कटिबंध भी कहते हैं। समझ गए? थोड़ा सा और लिखिए, क्योंकि दो क्रमागत रूप से प्रत्येक कटिबंध के मध्य पथांतर λ/2, क्योंकि दो क्रमागत रूप से प्रत्येक कटिबंध के मध्य पथांतर λ/2 एवं कालांतर पाई होता है एवं आवर्तकाल T/2 होता है, अर्थात अर्ध आवर्ती कटिबंध होते हैं। देखते हैं, ये हमने कुछ ये मान लिया, थोड़ा बड़ा बनाओ इसको। ये दर्पण है पहला हमारा, ये वाला क्या है, ये पहला कटिबंध है हमारा, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे करके क्या है, ये कटिबंध है। और इसकी दूरी यहाँ पे एक बिंदु स्थित, यहाँ से डी दूरी पर एक बिंदु स्थित है, सॉरी डी नहीं, बी दूरी पर, जो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, बी, मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, बी। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए, माना ये कोई हमारे पास NO कटिबंध है, तो ये कितना हो जाएगा, n-1, ये कितना हो जाएगा, n-2। यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या ये RN है। समझ रहे हो, क्या है त्रिज्या, RN है। अब देखो एक बार, हमें क्या मिल रहा था, हमें पथांतर कितना मिल रहा था, λ/2 एक्स्ट्रा में मिल रहा था। तो अब इसकी बात करेंगे तो इसका पथांतर कितना हो जाएगा, B प्लस n के लिए कितना हो जाएगा, n λ/2। और अगर बात करें इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, B प्लस λ/2। समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, B प्लस λ/2। ये दर्पण है जिसमें कटिबंधों को नापते हैं या फिर मापते हैं। ये अपने कटिबंध है, ये माना कोई NY तो Mn, ये Mn-1, Mn-2, यहाँ से बिंदु P की दूरी B है, यहाँ से इस Mn की त्रिज्या Rn है। ठीक है, अभी लिखा था, जस्ट पहले लिखा था कि जिसके कारण एक वलय का निर्माण होता है, ये वलय फ्रेनल कटिबंध कहलाते हैं। तो ये जो वलय है ये क्या है, कटिबंध है। ये चीज़ हमने पहले ही लिख ली। ठीक है, अब आगे चलिए। माना एक समतल तरंगाग्र ABCD है, एक समतल तरंगाग्र है ये ABCD। यह समतल तरंगाग्र फ्रेनल अर्ध आवर्ती कटिबंधों से मिलकर बना है। कैसे बना है, फ्रेनल के जो ये अर्ध आवर्ती कटिबंध है इनसे मिलकर बना है। इस समतल तरंगाग्र का केंद्रीय बिंदु O है, ये समतल तरंगाग्र का केंद्रीय बिंदु O है। ठीक है, समतल तरंगाग्र का केंद्रीय बिंदु O है। इस समतल तरंगाग्र के कारण प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करते हैं। इस समतल तरंगाग्र के कारण हम क्या करते हैं, प्रकाश की इंटेंसिटी, तीव्रता ज्ञात करते हैं। माना समतल तरंगाग्र से B दूरी पर बिंदु P स्थित है, समतल तरंगाग्र से B दूरी पर बिंदु P स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये तो इसकी बात कर ली हमने, फ्रेनल के अर्ध आवर्ती कटिबंध के बारे में इसकी व्याख्या कर ली, डायग्राम बना लिया। अब इसकी एप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन करते हैं। और एप्लीकेशन में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, Rn, त्रिज्या निकालेंगे। क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। फ्रेनल के अर्ध
आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो अब देखो, ये दर्पण बना लो समतल, ये लो, इसमें कटिबंध ले लेते हैं। ये ले लिया एक, ये ले लिया एक, ले लिया हमने ये। थोड़ा गोल बनाना आप लोग, कैसे होते हैं गोल। ये अपना mn हो गया, तो ये mn -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b दूरी पर ये b दूरी पर बिंदु P स्थित है। ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, rn, जो हमने पहले मानी थी। क्या करते हैं, यहाँ से ये खींच देते हैं एक, और यहाँ से भी खींच देते हैं ये, समझ गए। अब इनके वो निकालो, क्या निकालना है अपने को, इसमें जो अंतर है b, इसके लिए कितना हो जाएगा b का मान, b प्लस n λ/2, mn है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, b प्लस n λ/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना मूल बिंदु कितना है, o। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? और इसके लिए निकालें हम तरंगाग्र का मान, इस वाली के लिए तो कितना होगा, b प्लस n माइनस λ/2। क्या लिखा था हमने, दो क्रमागत कटिबंधों के अंदर जो पथांतर होता है, कितना होता है, λ/2। इसलिए हम λ/2 ऐड कर रहे हैं। हमने भी जो इसकी व्याख्या की थी ना, उसमें लिखा था कि पथांतर कितना होता है λ/2, कलांतर कितना होता है पाई, और आवर्तकाल कितना होता है t/2। तो उसमें लिखा था पथांतर कितना होता है दो क्रमागत कटिबंधों के मध्य λ/2। तो इसका ये है, मान लिया इसका b है, तो अब यहाँ से जो ये डिस्टेंस कितनी है b, तो यहाँ ऊपर गया तो कितना हो जाएगा इसमें, b प्लस ये जो अपना पथांतर है, डिफरेंस आ रहा है, वो भी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, आराम से देखें और समझें। अब देखो, इसको तो ख़राब करते नहीं है, थोड़ा इधर डायग्राम बना लेते हैं। ये वाला छोटा कर लेते हैं इसको, ये यूं 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 कर लेते हैं। ये हो गया b, ये अपना rn, ये o, ये p, ये m है, ये वाला बिंदु है अपना m, और इसका मान कितना आ गया, b प्लस n λ/2। 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज MNOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप। तब तक मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ, वरना आप लोगों को दिखेगा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा तो क्या होगा, पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। करो एक बार। rn स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, करो, b स्क्वायर लिखते जाओ प्लस b प्लस n/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो क्या करते हैं इसका, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल rn स्क्वायर इक्वल टू प्लस यानी कि वो b स्क्वायर लिखिए, rn पहले तो कर्ण स्क्वायर कर लेता हूँ, b प्लस डायरेक्ट करूँगा तो फिर आप लोग कन्फ्यूज होंगे, तो इसलिए अच्छा है
वैसे कर लेते हैं, आर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें आर एन ज्ञात करना है, तो आर एन क्या मिलेगा हमें यहाँ से, बी प्लस एन लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो एक बार, इसको एक बार खोल लो आप। आर एन का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 प्लस 2b एन लेमडा बाई 2 माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए क्या मिलेगा हमें, आर एन स्क्वायर इक्वल टू 2b एन लेमडा बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर बाई 4 ये होता है। अब देखिए लेमडा का मान क्या होता है, लेमडा किसके इक्वल होता है, बात करें प्रकाश की पावर माइनस मीटर कोटि का होता है। तो लेमडा स्क्वायर कितना हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा यहाँ इसके लिए। तो हमें आर एन स्क्वायर कितना मिलेगा, आर एन स्क्वायर इक्वल टू बी एन लेमडा, और आर एन की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें, आर एन इक्वल टू एन बी लेमडा, और ये रूट। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हमें। और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया तो देखिए अब इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, आप चाहे तो यह लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि ये इसलिए एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4 अप्रॉक्सीमेट 0 लिखिए। और हाँ, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पुट ऑफ होता है, तो आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। क्या होता है, कटिबंध के लिए एन बी लेमडा, ये फॉर्मूला याद रखें, लेमडा है ये, एन बी लेमडा लिखिए। अतः उपरोक्त समीकरण नंबर 2 से हम एनवी अर्ध आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, एनवी अर्ध आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम ज्ञात करते हैं फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध के एन आवर्ती, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, एनवी अर्ध आवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल। ये उतार लो एक बार आप, कुछ ही नहीं किया इसमें, 2 कटिबंध लिए, दोनों का लिखा, जो डिस्टेंस वगैरह जो लिखनी थी वो सब लिखे। लेमडा बाई 2 मैंने समझा ही दिया कि 2 इनके कटिबंधों के मध्य जो हमें क्या मिलता है पतांतर, वो कितना होता है, लेमडा बाई 2। तो इसलिए जाएंगे आगे जाएंगे तो वो इसमें जैसे मान लिया 1 है, तो इसमें फिर आगे जाएंगे तो वो 1 प्लस लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो इधर जैसे बी था तो इधर कितना हो गया, बी प्लस लेमडा बाई 2। एन क्यों आया, क्योंकि एन कटिबंध के लिए है तो एन लेमडा बाई 2 हो जाएगा। और जैसे ये n-1 है तो ये n-1 के लिए है तो लेमडा बाई 2 आ गया। इसको हमने छोटा करके यहाँ लिख लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और फिर इसमें हमने लगा दी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमें ये मिला। इसको सोल्व करने के बाद भी यह तरंगाग्र कितना होता है, इसकी कोटि का होता है। और इसकी कोटि का होने का मतलब है कि ये इसका जो मान है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, किसकी बजाय, इसकी बजाय। तो हमें ये मिल गया और ये वैल्यू चाहिए हमें, आर एन की त्रिज्या ही चाहिए थी। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें। फिर हम आगे चलते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ।
कटिबंध का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे ये मान लिया ये फर्स्ट कटिबंध, ये इन दोनों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम, यानी कि एन बी के लिए ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, अब देखो एक बार, इसमें से इसका घटा देंगे तो बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आर एन माइनस आर एन माइनस वन, इसके लिए आर एन कितना हो जाएगा, आर एन, और इसके लिए आर एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला यहाँ रखेंगे, लिखो एक बार। हम जानते हैं कि एन वी अर्ध आवर्ती कटिबंध माना बिंदु एम एन व एम एन माइनस वन के द्वारा होता है। लिखिए, दोबारा से बोलता हूँ। हम जानते हैं कि एन वी अर्ध आवर्ती कटिबंध माना बिंदु एम एन वो वाला जो लेते हैं अपन, यहाँ लेते हैं ना एम एन, और ये एम एन माइनस वन के मध्य ये द्वारा होता है। अतः ज्यामितीय रूप से अब क्या होगा, इसको मिटा देता हूँ। अतः ज्यामितीय रूप से क्या होगा, पाई आर एन का स्क्वायर माइनस आर एन माइनस वन का स्क्वायर। और अभी हमने आर का मान निकाला था, चूँकि आर एन इक्वल टू एन बी लैम्डा, ये आया था ना, देखो एन बी लैम्डा, आर एन इक्वल टू एन बी लैम्डा, इसलिए पाई एन बी लैम्डा माइनस एन माइनस कर दो इसकी जगह एन माइनस वन लैम्डा बी, ठीक है। आगे क्या होगा, पाई एन बी लैम्डा माइनस, खोल दो इसको एन, एक बार ऐसे करो, इसको ऐसे कैसे रहने दो, और ये बी लैम्डा कॉमन ले लो बाहर, माइनस एन माइनस वन बी लैम्डा हो गया। कॉमन लेंगे आगे, इसको अब ओपन कर दो, इसके जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर दो, एन प्लस वन बी लैम्डा पाई बी लैम्डा। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास। क्या आ गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए एन इक्वल टू, क्या निकाल रहे थे हम, ए एन इक्वल टू एरिया ऑफ एनवा कटिबंध का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखिए इसमें, उपरोक्त समीकरण फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल एन पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल एन पर निर्भर नहीं करता है, अतः समस्त अर्ध आवर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल लगभग समान होता है। एक बार फिर से सुनिए आप, उपरोक्त समीकरण फ्रेनेल अर्ध आवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल है एन, यही तो ज्ञात किया है, जो एन पर निर्भर नहीं करता है, अतः समस्त अर्ध आवर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल लगभग समान होता है। लगभग क्या होता है, समान होता है। अभी हम जैसे एम एन के लिए निकाला, एम एन, तो जैसे एम एन माइनस वन एम एन माइनस टू, तो इनका भी हमें कैसे प्राप्त होगा, अप्रोक्सीमेट इनके ही इक्वल प्राप्त होगा, इनके ही बराबर, अप्रोक्सीमेट लगभग इनके ही इक्वल प्राप्त होगा हमें। किसके इक्वल प्राप्त होगा, एम एन और एम एन माइनस वन, इन दोनों के ही इक्वल प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इसकी वैल्यू है ये एन पर डिपेंड नहीं करती है, एन वे कटिबंध पर निर्भर नहीं करती है, सॉरी एन पर वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। जैसे कटिबंध बड़े होते जाएँ यूँ यूँ, इन पर निर्भर नहीं करती है, एन की वैल्यू पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब बिंदु P की औसत दूरी, अब बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे अपन, बिंदु P की औसत दूरी। तो ये आप उतारिए पॉज करके आराम से, मैं तब तक मिटा देता हूँ। क्या ज्ञात करेंगे हम, बिंदु P की औसत दूरी।
बिंदु P की औसत दूरी। अब वो औसत दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले डायग्राम बनाते हैं अपन, डायग्राम अपना यहाँ बनाते हैं। एक कटिबंध ये ले लिया, एक कटिबंध ये ले लिया, डिस्टेंस थोड़ी सेम करो, ये ले लिया, डायग्राम से बनाना आप, ठीक है। ये हो गया बिंदु P जिसकी डिस्टेंस कितनी है B। ठीक है, ये इसके लिए बात करेंगे, ये n-1, इसके लिए हो जाएगा b प्लस n λ/2, इसके लिए बात करेंगे b प्लस n-1 λ/2, पतांतर की बात होगी। इनकी जो ये त्रिज्या rn है, क्या है rn है। तो देखो जब इन दोनों का औसत निकाल लेंगे, mn का और mn-1 का, इनकी जो डिस्टेंस है ये, और जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा बिंदु की औसत दूरी, तो इन दोनों का औसत निकाल लेंगे, वही अपनी क्या होगी xn है। ठीक है, चलो अब निकालते हैं बिंदु की औसत दूरी। xn क्या होगा, औसत दूरी कैसे निकालेंगे, mn प्लस pmn, औसत कैसे निकालते हैं दो बिंदुओं का, pmn प्लस p, ये mn-1, समझ गए कैसे निकालेंगे औसत, pmn प्लस pmn-1, pmn कितना है अपना, pmn कितना है b प्लस n λ/2 प्लस वो कितना था p प्लस n-1 λ/2, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, xn b प्लस n-1 λ/4, 4 है ये, क्या है ये 4, 2n आएगा, सॉरी 2n है ये अपना, 2n-1 λ/4, देखिए b प्लस 2n-1 λ/4, ये आगे हमें औसत दूरी मिल गई है। क्या मिल गई, औसत दूरी मिल गई। लिखिए, अतः उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि औसत दूरी n पर निर्भर नहीं करती है, औसत दूरी n पर निर्भर नहीं करती है। और इसको सोल्व कर लेंगे आप लोग, या फिर मैं ही सोल्व करके दिखाऊं, इधर देख लीजिए अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो। ये b हो गया, ये n λ/2 हो गया, यहाँ देखिए ये b हो गया, यहाँ n-1 λ/2 हो गया, इधर λ/2 इधर λ/2, ये कितना हो जाएगा अपना 2b। सॉरी एक चीज़ तो की नहीं इनके नीचे, 2 तो लगाया नहीं, औसत ऐसा कैसे निकाल लिया, 2 λ/2, ये 2, ठीक है। और इनके नीचे क्या था 2, तो कितना हो गया 2b प्लस n-1 λ/2, ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 2b प्लस, अभी 2 को भूल जाओ आप लोग, 2 हैं अभी, 2 को लगा लेंगे बाद में, 2n-1 λ/2 कितना हो गया λ/2। अब ये इसके नीचे था 2 लगा लिया, अब यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 जैसे कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा b प्लस 2n-1 λ/4, ये हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस b प्लस 2n-1 λ/4। तो अगर किसी को समझ में ना आया हो ये कैसे किया, डायरेक्ट मैंने सोल्व कर दिया, क्योंकि उससे इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाती। ये आप उतार सकते हैं अपने रफ पेज के लिए समझने के लिए कि कैसे क्या किया। इन दोनों को खोलेंगे, ये हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2n-1 λ/2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो b 2n-1 लैम्डा, ऊपर से 2 कॉमन चला जाएगा, नीचे 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 4, ये ऊपर वाला हो जाएगा कॉमन, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये बच जाएगा। लिखिए, अब वो ये तो n के लिए थी, अब n-1 के लिए, n-1b कटिबंध के लिए, या फिर n-1 के लिए, इतना लंबा कौन लिखा है, n-1 के लिए देखिए अब क्या होगा, xn-1 b प्लस 2n-1 -1
ये लैम्डा बाई 4 बार। सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगी, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो xn-1 b प्लस 2n-2 - 1 लैम्डा बाई 4 xn-1 b प्लस 2n-3 लैम्डा बाई 4। ये xn और ये निकाल लिया। n तथा n-1 वे आवर्ती कटिबंधों के मध्य प्रतिबंध या पथांतर। लिखिए n तथा n-1 वे कटिबंधों आवर्ती कटिबंधों के मध्य पथांतर। लिखिए इसके नीचे एक लाइन लिखिए, n तथा n या फिर वह लिख के n व n-1 वे अर्ध आवर्ती कटिबंधों के मध्य पथांतर डेल्टा। डेल्टा कितना होगा देखिए, xn-1 xn की वैल्यू पुट कीजिए, b प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, b प्लस 2n-3 लैम्डा बाई 4। उसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। और ये लैम्डा बाई 2 कैसे आया देखते हैं। इसको इधर खोलते हैं तो b प्लस 2n-1, इसको ऐसे कैसे करते हैं, लैम्डा बाई 4 माइनस b माइनस 2n-3 लैम्डा बाई 4। b से b कैंसिल आउट, 2n-1 माइनस 2n प्लस का 3, ये लैम्डा बाई 4 कॉमन ले लेते हैं, 2n से 2n कैंसिल आउट, माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई में लैम्डा बाई 4, ये बच गया 2 लैम्डा बाई 4, 2 से डिवाइड कर दिया 4 को, लैम्डा बाई 2 बच गया। तो डेल का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, लैम्डा बाई 2 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब इसकी थोड़ी सी जो क्या है अपने पास, इसकी थ्योरी है वो लिख लेते हैं। ये तो हो गई। अब लिखिए, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि कर्मागत अर्ध आवर्ती कटिबंध के मध्य पथांतर का मान लैम्डा बाई 2 प्राप्त होता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि कर्मागत अर्ध आवर्ती कटिबंधों के मध्य पथांतर का मान लैम्डा बाई 2 होता है। जैसे ये कटिबंध और ये कटिबंध, तो इन दोनों के बीच में जो पथांतर होता है वो कितना होता है, लैम्डा बाई 2, जो हमने लिखा हुआ था और मैंने आपको बताया था इन दोनों के जो बीच में पथांतर है, इसलिए इसको लैम्डा बाई 2 लिख रहा है। ठीक है, आगे लिखिए, जो कि विनाशी व्यतिकरण की शर्त है। तो इसमें क्या होता है, ये विनाशी व्यतिकरण की तो शर्त है लैम्डा बाई 2, इसलिए कर्मागत अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। न्यूनतम क्यों होगी, क्योंकि वो अधिक होती है फ्रिंज उसमें विनाशी के लिए। ठीक है, जबकि एकांतर अर्ध आवर्ती कटिबंध के लिए पथांतर का मान, एकांतर में क्या होगा, एकांतर में क्या होगा, जैसे ये दो कटिबंधों के लिए लेते हैं तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 2 कैंसिल हो लैम्डा 2, जबकि एकांतर अर्ध आवर्ती कटिबंधों के लिए पथांतर का मान लैम्डा बाई, ये लिख सकते हैं अगर लिखे तो, लैम्डा होता है प्राप्त होता है, जो कि समपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध है। इसलिए एकांतर कटिबंध के कारण बिंदु P पर प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण, और समपोषी व्यतिकरण में हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती हैं चमकीली, तो यहाँ क्या प्राप्त होगी, प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होगी। अब इसके बाद में हम लिखेंगे बिंदु P पर आयाम, ये औसत दूरी हो गई। एक बार साइड में जाता हूँ, इसको पॉज करके आप उतार लें। अब बात करेंगे हम आयाम की। किसकी बात करेंगे हम, आयाम की। आयाम की बात करते हैं। आयाम क्या है, ये इसकी एप्लीकेशन चल रही है, तो फिर आपसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा ना इसमें, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब जल्दी आपकी जैसे जनवरी में तो शायद खुलेंगी, पक्का कंफर्म हो जाएगा कि जनवरी में 1 जनवरी से स्कूल कॉलेज खुलना स्टार्ट हो जाएगी।
लिखिए बिंदु P पर आयाम। बिंदु P पर आयाम। अब लिखिए थोड़ा सा इसकी है, थोड़ी सी 2 लाइन लिखिए। प्रायोगिक मानों के अनुसार, प्रायोगिक मानों के अनुसार क्या होगा? प्रायोगिक मानों के अनुसार बिंदु P पर आयाम 3 कारकों पर निर्भर करता है। प्रायोगिक मानों के अनुसार बिंदु P पर आयाम 3 कारकों पर निर्भर करता है। वो 3 कारक कौन कौन से हैं? देख लो, निम्न 3 कारकों पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब 3 कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखिए, लिखिए आयाम का मान, आयाम का मान अर्ध आवर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। लिखिए आयाम का मान, आयाम का मान अर्ध आवर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल के कैसा होता है? समानुपाती होता है। कैसे? देख लो, आर प्रोपोर्शनल ए। क्या होता है? आयाम का मान अर्ध आवर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक है। और सेकंड वाला क्या है कि आयाम का मान अर्ध आवर्ती कटिबंध की औसत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? आयाम का मान अर्ध आवर्ती कटिबंध के औसत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या होगा? आर प्रोपोर्शनल 1/xn। ठीक है। और तीसरा क्या है कि अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण आयाम का मान, तीसरा क्या है अपना, लिख लेते हैं यहाँ पे, अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण कटिबंध क्या होते हैं? जो वलय बनती है ना, ये वलय के रूप में प्राप्त होती है, इनको क्या बोलते हैं? कटिबंध कहते हैं। अर्ध आवर्ती कटिबंध। और अर्ध आवर्ती क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो तरंग कितनी होती है? लैम्डा वेक्टर। इनकी आवर्ती कैसी होती है? आधी। ठीक है। अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण आयाम का मान 1 + cos θ n के समानुपाती होता है। लिखो कैसे होता है फिर? आर प्रोपोर्शनल 1 + cos θ n। लिखिए अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण आयाम का मान 1 + cos θ n के समानुपाती होता है। और कैसे होता है? आर प्रोपोर्शनल 1 + cos θ n। अब इसको पूरे को एक साथ लिखते हैं। पूरे को एक साथ लिखें तो क्या मिलेगा? आर प्रोपोर्शनल an लिखिए, और किसके प्रोपोर्शनल में? 1 + cos θ के, 1 + cos θ n, और व्युत्क्रमानुपाती किसके? x है। तो ये क्या हो गया? हमारा आयाम हो गया। क्या हो गया? आयाम हो गया। और थीटा क्या है? थीटा भी देख लीजिए, थीटा क्या है? जैसे ये कटिबंध थे हमारे, एक बड़ा ही ले लो कटिबंध, ये वाला, ये बिंदु P की दूरी है। अपनी जो स्ट्रेट लाइन है ये, इस लाइन से जो ये विचलन है, यही क्या है अपना? थीटा है ना। क्या है? थीटा है ना। जो स्ट्रेट लाइन से जो विचलन होगा इस रेखा का,
उन दोनों के जो बीच में एंगल बनेगा वही हमारा क्या होगा, थीटा एन है। ठीक है, अब देखिए ये एक बार पॉज करके आप लोग उतार लें ताकि फिर मैं आगे लिखाऊँ आपको। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इनको। एन का मान कितना था अपने पास, पाई बी लैम्डा, क्या था, पाई बी लैम्डा, और एक्शन कितना था, बी प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 4। 2n-1 ही था ना, 2n-1 लैम्डा बाई 4 रख दीजिए मान, वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा इधर तरीके से लिख लो इसको, चूँकि ए एन इक्वल टू एन बी लैम्डा था या क्या था, एन बी लैम्डा, सॉरी पाई बी लैम्डा था, पाई बी लैम्डा, और एक्सन कितना था अपने पास, बी प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 4। इसको इक्वेशन नंबर दे दो, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए आर प्रोपोर्शनल पाई बी लैम्डा 1 प्लस कॉस थीटा एन, ये अपनी बी प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 4। ये इक्वेशन 1 से हमें ये प्राप्त होगा, पाई बी लैम्डा 1 प्लस कॉस थीटा एन 1, और अपोन में क्या प्राप्त होगा, बी प्लस 2n-1 लैम्डा बाई 4। चूँकि R2 क्या होता है, R3, R2 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होता है ये, ऐसा R1 प्लस R3 के, किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R3 बाई 2, और जो हमारा R4 होगा R1 बाई R3 बाई 2, और जो R4 होगा ऐसे ही किसके होगा, R3 प्लस R5 बाई 2। ये कैसा होता है मैं लिखवाता हूँ अभी, ये तो उतारिए, ये क्वेश्चन नंबर और डाल दीजिए इसको। तो ये आपका आयाम हो गया, लिखिए सम अर्ध आवर्ती कटिबंधों के कारण आयाम का मान, सम अर्ध आवर्ती कटिबंधों के कारण आयाम का मान अपने निकटतम स्थित विषम अर्ध आवर्ती, अपने निकटतम स्थित विषम अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण आयाम के औसत मान के तुल्य होता है। कटिबंध के कारण आयाम के इन दोनों का जो औसत मान होगा उसके तुल्य होता है। क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, सम अर्ध आवर्ती कटिबंधों के कारण आयाम का मान अपने निकटतम स्थित विषम अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण, विषम अर्ध आवर्ती कटिबंध के कारण आयाम के मान के क्या होता है, तुल्य होता है। आयाम का जो औसत मान होता है उसके क्या होता है, तुल्य होता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे किसके बारे में, द्वारक के बारे में। द्वारक और अवरोधक के बारे में बात करेंगे, और जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली जो क्लास होगी ना उसमें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। द्वारक और अवरोधक ये इतना पढ़िए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, थैंक यू।